Okay, so good morning guys. Today we are going to discuss the numerical of gravitation chapter. Once we have done the laws of gravitation, the formula of gravitation, Kepler's law. Now it's time to move on to the numericals because that is also very critical. And the numerical of this chapter is very simple. Two or three formulas are there by which we can solve the whole numerical of this chapter. So it is very easy. And pick out the 4 questions which are also sent in the homework group. सो आप यहाँ से इसको देख करके वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि मैं होमवर्क आपको दूँ आपको सवाल इजीली हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ आप अपने व्हाट्सएप के होमवर्क में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने भेजा हुआ है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट of mass 80 kg and 1200 kg kept at a distance of 10 meter from each other। okay? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक मास है मेरे पास, ठीक है, इसका जो मास है वो कितना है 80 kg है, और यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, इसका जो मास है वो है 1200 kg। ठीक है, इन लोगों के बीच की जो दूरी है वो दूरी है 10 मीटर की। आपको जी दे रखा है, मतलब कि आप लोगों को जो गिवन डाटा है आपसे पूछ रहा है कि ये वाला इस पर अट्रैक्शन जो फोर्स लगेगा जो F है उसकी वैल्यू कितनी है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक, चलिए तो वो कर देते हैं। चलिए तो बेसिकली इस सवाल में पहले मैं गिवन डाटा लिख लेता हूँ कि गिवन क्या क्या मेरे पास है। गिवन हमेशा इस सवाल से लगाना चाहिए। गिवन डाटा क्या है हमारा, हमें m1 दिया हुआ है कितना 80 kg, ठीक है, m2 कितना दिया हुआ है हमें 1200 kg, हमारा जो r है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस वो कितना दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है। यूनिट्स हम लोग ध्यान रखेंगे, मीटर, किलोग्राम, अगर ये यूनिट है तो परफेक्ट है। इसके अलावा कुछ यूनिट और दिए हुए, सपोज मान लीजिए आपका मास ग्राम में दिया है तो आप उसको किलोग्राम में बदलेंगे। अगर आपका जो डिस्टेंस है सेंटीमीटर में है या फिर किलोमीटर में तो आप उसको दोनों को किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। दिस इज द करेक्ट यूनिट। तो इसमें यूनिट को ध्यान देना होता है कि यूनिट इसमें रहे, अगर नहीं है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और साथ में g की वैल्यू हम लोग को, मैंने बोला था आपको याद रखिएगा, g कैपिटल G जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये इतना डाटा दिया हुआ है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे बोल रहा है कि भाई आप मुझे बताओ F ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होएगा। ठीक है, चलिए सवाल को लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कहता है Fg बोलते हैं सर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की का फॉर्मूला होता है। सारी वैल्यू को इनपुट कर देते हैं, सिंपल सा होता है G की वैल्यू 6.67 into 10 की पावर -11 into m1 कितना है 80 kg into m2 कितना है 1200 kg अपॉन r का स्क्वायर है, वही चलिए विभाजित में 10 लिख देते हैं, 10 नहीं 10 का स्क्वायर है। ठीक है, 100 हो गई। सॉल्व करने पे अब ये हो जाएगा, नीचे आपका ऊपर जो भी है ये इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो सॉल्व करने में आपका वैल्यू आता है 12 8 और 12 8 जा आपका हो गया 96। ठीक है, 96 960, एक तो ये जीरो खा जाएगा 960, 9.6 into 6.7 करीब करीब आपका हो जाएगा 58 के आसपास, 5.8 into 10 की पावर -9 न्यूटन के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सवाल को हम लोग सिंपल सा लगा सकते हैं। सीखने वाली बात हम लोग को ये मिली है कि सर देखिए फॉर्मूला, पहली बात तो मैं याद रखना कि फॉर्मूला ये होता है, एक हमें ये मिल गया सीखने को। दूसरी चीज जी की वैल्यू में सीखने को मिल गई, जी की वैल्यू हमें याद रखिएगा, सब इस चैप्टर में बहुत बार इस्तेमाल होगा। 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूला हो गया, जी की वैल्यू हो गई। एक बार सीखने को मिली कि यूनिट्स, ये हमारी आइडियल यूनिट्स, अगर हमारी यूनिट्स इस तीनों फॉर्मेट किलोग्राम या मीटर में दी हुई तो परफेक्ट है, अगर नहीं दी हुई तो उसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा रिक्वायर्ड यूनिट में। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है
the mass of sun is 20 into 10 की पावर 30. mass of sun is 20 into 10 की पावर 30. तो हमें फिर से क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, mass of sun दिया हुआ है, mass of sun दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 into 10 की पावर 30 किलोग्राम. ठीक है, ओके, ठीक है. mass of earth is 6 into 10 की पावर 24. mass of earth जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम दिया हुआ है. ठीक है, अच्छा. The distance between the center of the sun and the earth is 1.5 in 10 की पावर 8 किलोमीटर. बोल रहा है जो सन की दूरी है r जो अर्थ से वो करीब करीब है 1.5 into 10 की पावर 8 किलोमीटर. ठीक है. Calculate the force of gravitation by the sun between them. ठीक है, Fg निकालना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है. ये सवाल है. बेसिकली क्या है, सूरज है. ठीक है, मान लीजिए जैसे कि फोन रख देते हैं साइड में. मान लीजिए ये हमारा सन है. ठीक है, और ये हमारी अर्थ है, और इस तरह से कुछ इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलता हमारी अर्थ. जिस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट हमारी अर्थ जो रोटेट कर रही है, तो हम लोग को इसका मास दिया हुआ है 2 into 10 की पावर 8 2 into 10 की पावर 30 दिया हुआ है. इसका मास दिया हुआ 6 into 10 की पावर 24 दिया हुआ है. ये लोग की जो दूरी दी हुई कितनी दी हुई 1.5 into 10 की पावर 8 किलोमीटर दिया हुआ है. पूछ रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा. ठीक है, हमें ये फोर्स निकालना है, mg निकालना है. जो फोर्स लग रहा है ये कितना होगा. फिर से ग्रेविटेशन का फार्मूला क्या था, सॉल्यूशन पे आते हैं. फार्मूला क्या होता है, बार बार वही फार्मूला g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. g की वैल्यू हम लोग को पता ही है कितनी होती है 6.67 into 10 की पावर -11. m1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, kg में है ना, चलो kg में है तो ठीक है, 2 into 10 की पावर 30. m2 kg में है, हाँ है, कितना है 6 into 10 की पावर 24 अपॉन डिस्टेंस 1.5 into 10 की पावर 8 किलोमीटर. किलोमीटर में दिया हुआ, मतलब गड़बड़ हो गया. हम लोग को तो मीटर में चाहिए था, तो किलोमीटर को मीटर में लेके क्या करना पड़ता है, एक हेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो हम क्या करेंगे 1.5 10 की पावर 8 into 1000 कर देंगे. अभी कितना हो गया, मीटर में हो गया. बस इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. मैं सॉल्व करने के जा रहा हूं. ठीक है, आपके लिए भी डिफिकल्ट है, लेकिन ठीक है, थोड़े बहुत ये देखो मेन चीज ज्यादा डिफिकल्ट है पावर पता रखिए. ठीक है, अब ये देखो 10 30 24 हो गया तुम्हारा 54. 54 में से 11 से लगे आ गया तुम्हारा 54 से 11 से लगे तुम्हारा आ गया 43. ठीक है, नीचे से तुम्हारा गया 10 की पावर 8 और 10 की पावर 3. यहां से आ गया तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 11. ये ऊपर जाएगा b माइनस में जाएगा, तो 11 और घटा दो कितना आ जाएगा तुम्हारा 32 आ गया. 10 की पावर 32 आ गया. ठीक, और बाकी ये लोग तो अपने हैं ही साथ में 1.5 और ये 6 to 12 ये दोनों से कट जाएगा 4 बार में. ये 4 8 8 6 48 अगर ज्यादा था 51 5.1 into 10 की पावर 33 न्यूटन के आसपास का फोर्स जो है एक दूसरे पे लगा के रख रहे हैं. इस तरह से कैलकुलेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. बात समझ में आई? तो हो गया वाला क्वेश्चन भी. तो इसमें सीखने वाला कुछ खास नहीं था, फार्मूला पुराना इस्तेमाल हो, जी की वैल्यू पुरानी इस्तेमाल हुई. बस एक चीज दिखी, किलोमीटर दिखा तो हम सतर्क हो गए. वहां पर हमने किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया. सेंटीमीटर रहता तो किलोमीटर तो उसको डिवाइड कर देते. तो अपना अपना आपको यूनिट कन्वर्जन आता ही, बस ध्यान देना है कि सारी के सारी यूनिट्स जो फॉर्मूले में डालनी है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए. केजी में होनी चाहिए और मास के केजी में चाहिए और लेंथ यूनिट्स में चाहिए, मीटर में. सवाल का कोई गलत नहीं होगा, आप इस बात का ध्यान रखना है. तो ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पे, तीसरे सवाल पे. ये सारे सवाल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे. ठीक है, तीसरा सवाल जो है हमारा दिया हुआ है, देख लेता हूँ. तीसरा सवाल हमारा कितना है. थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, if the distance between two masses is increased by a factor of 4, what would be the mass of one of them to be altered to maintain the same gravitational force. अच्छा, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है मान लीजिए एक केस ऐसा दिया है कि एक मास मेरा ये है और एक मास मेरा ये है. ठीक है, इसका m1 है मास, इसका मास m2 है. सॉरी अब इसकी डिस्टेंस जो है वो सपोज अभी r है. थोड़ी देर बाद क्या किया जाता है कि इसकी डिस्टेंस को जो इन लोग की डिस्टेंस है उसको 4 गुना बढ़ा दिया गया. अगर ये m1 था इसकी डिस्टेंस को 4 गुना कर दिया गया. यहाँ पर मतलब इस तरह लगा दिया गया.
4r कर दिया गया, ये m2। अब बोल रहा है कि उन लोगों को 4 गुना दूरी पे रख दिया गया। अब बताइए ऐसा क्या किया जाए, मासेस में ऐसा उन दोनों में से बोला किसी एक मास को इस तरह बदलिए कि जो फोर्स लग रहा था वो परिवर्तित ना हो पाए। हमको पता है अगर इन लोग की मास मान लो सपोज अगर सेम रखते, नहीं चेंज करते, जो मास पहले था वही मास अगर यहाँ पे रखते, तो दूरी हमारी 4 गुना बढ़ गई है। दूरी अगर हमारी 4 गुना बढ़ गई तो फोर्स हमारा 16 गुना कम हो गया। और आपको पता होगा फॉर्मूला, जो फोर्स जब ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 पर आर स्क्वायर होती है, जितना ज्यादा r बढ़ेगा उतना फोर्स कम होगा। फोर्स हमारा r जो हमारा 4 गुना बढ़ गया है, तो फोर्स कितना होगा, 16 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर हम मास चेंज नहीं करेंगे तो कम से कम हमारा जो हमारा ये है क्या कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो 16 गुना कम हो जाएगा। लेकिन हमें बोला गया कुछ इस तरह से करो, तुमको मास में चेंज करना अलाउड है, कुछ इस तरह से करो कि तुम्हारा फोर्स वही का वही रहे। तो हम लिखते हैं, मान लो कि F यहाँ ऊपर में लिखते हैं F जी को भी क्या आ जाएगा, G m1 m2 अपॉन r का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, F G इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास से चेंज नहीं किया तो क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन 4r का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, F G is equal to G m1 m2 अपॉन 16r स्क्वायर। अब तो देखो ये उतना तो पुराना वाले सेम मिल रहा है, लेकिन 16 से कम हो गया, मतलब फोर्स जो है 16 गुना कम हो गया। अब मुझे फोर्स 16 गुना कम को बढ़ाना है, मतलब फोर्स मुझे वही रहेगा। देखो ये पहले फोर्स था, ये जब मैं दूरी कर देता फोर्स को, अब बोला गया कि काम कर सकते हो, मास को चेंज कर सकते हो। तो मैं क्या करूं, अगर जो m1 वाला है उसको 16 टाइम्स बढ़ा दूं, उसका मास m1 की जगह पे 16 m1 रख दूं अगर, और उसको उतना ही रखूं जितना था वो m2 ही रखूं, और डिस्टेंस 4r ही है। चलो देखना अब कितना होगा, Fg इक्वल टू क्या आ जाएगा, G m1 की जगह पे कितना आ जाएगा, 16 m1, m2 की जगह पे उतना ही आएगा, r की जगह पे 4r दूरी है तो उस पर सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, G 16 m1 m2 अपॉन 16 r स्क्वायर, 16 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वही आया जो कि सबसे पहले आया था। तो क्या होगा, डिस्टेंस 4 गुना अगर आपने बढ़ा दी है तो मास को आप क्या करो, 16 गुना बढ़ा दो, तब जो फोर्स है वो वही फोर्स रहेगा जो पहले फोर्स लग रहा था। सवाल समझ में आया? अगर आपने डिस्टेंस से बढ़ा दी और मास को ही रखा तो आपका फोर्स जो है वो 16 गुना कम हो जाएगा। देखो सब कुछ सेम था, उसको बाय 16 आ गया, 16 गुना कम हो गया। तो ये सवाल, ऐसा सवाल करना क्या होता है, इसमें ट्रिक क्या होती है करने के लिए कि पहले जो कंडीशन थी उसको लिख लो, फिर बाद में जो हो रहा है उसको लिख लो, और फिर देख लो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। भाई देखो यहाँ पे सब कुछ सेम था, यहाँ 1/16 आ रहा था, तो ऊपर अगर 16 आया तो 16 से कैंसिल हो जाएगा, तो वही चीज बन जाएगी। ऊपर 16 लाने के लिए आप जी तो बदल नहीं सकते, या तो m1 को बदल देंगे या तो m2 को बदल देंगे। तो उसमें बोला भी था कि आप मास बदल सकते हैं, तो हमने मास क्या कर दिया, जो m1 मास को 16 गुना बढ़ा लिया, 16 हम ले लिया, तो फिर वो 16 16 कैंसिल हो गया, हमारा फोर्स वही आ गया। तो चाहते तो m2 को भी 16 गुना बढ़ा लेते, तब भी ये देखो m1 ले रहा है 16 m2, तो 16 16 कैंसिल होता, फॉर्मूला वही आता। तो इस तरह से इन सवालों को करना होता है। इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, कभी डिस्टेंस बढ़ा देता है, कभी मास बढ़ा देता है, जो भी करे आपको उनको देखना है कि भाई पहले में और बाद में क्या चेंज आया, जो चेंज आया है उसको देख लेना और उसको लिख देना है। क्लियर हुई बात? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं ऑब्जेक्टिव में आपको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि two satellites of a planet have a period of 32 days and 256 days। बोला कोई प्लैनेट है, ठीक है, सैटेलाइट होता है ना जो प्लैनेट का चक्कर लगाता है, बोला दो सैटेलाइट्स हैं, एक कुछ इस तरह से और एक कुछ इस तरह से। एक जो है इसका चक्कर लगाने के लिए कितना समय ले रहा है, एक चक्कर लगाने के लिए 32 दिन का समय ले रही है सैटेलाइट जो है, इसका लगाने चक्कर लगाने के लिए 32 दिन ले रही है, और जो दूसरी सैटेलाइट है इसका लगाने के लिए पूरा 256 दे रही है। ऑब्वियसली बात है, बड़ा ऑर्बिट पे जाएगी तो समय ज्यादा लगेगा और कम वाले पे कम लगेगा। बोला गया द रेडियस ऑफ फॉर्मर ऑर्बिट, बोला कि अगर इसका जो रेडियस चक्कर लगाने का है, इसका जो है वो r है, ठीक है, ये r रेडियस चक्कर लगा रही है, तो जो दूसरी वाली है, ये जो फॉर्मर वाला है, इसका जो है, इसका जो ये r डैश होगा वो कितना होगा, ये दूसरा रेडियस बोलो कितना होगा। तो बहुत सिंपल सवाल है, आपको केप्लर्स थर्ड लॉ में क्लियरली बताया गया था, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड रेडियस। देखिए 256 डेज और 32 डेज, तो ये 32 दिन में पूरे चक्कर लगा रही है। एक दिन में एक चक्कर लगाने जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो हम लोग लिखते हैं t
स्मॉल वाले का कितना है पीरियड, टाइम पीरियड 32 डेज है, ठीक है। और टी लार्ज वाले का कितना है पीरियड है 256 डेज है, ठीक है। बात समझ आई। उसके बाद इसका आर स्मॉल वाले का रेडियस कितना है वो बोला गया आर, तो आर लार्ज वाले का रेडियस हमसे पूछ रहा है। तो भाई हमको पता है ये रिश्ता, इसे देखिए टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। ऐसा होता है सर, यानी कि सर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जो होता है वो हमारा कांस्टेंट, वो कोई बदल नहीं सकता। जैसे देखिए सर इसका रेशियो क्या आ रहा है टी स्मॉल अपॉन आर स्मॉल का होल क्यूब यहाँ पे स्क्वायर, ये बराबर होगा सर टी लार्ज के होल स्क्वायर के अपॉन आर क्यूब के लार्ज के। बोलो सर ये वाली बात नहीं समझ में आई सर, ये कैसे हुआ, फिर से लिख लो। देखो यार ये जो चीज है ये तुम्हारी कांस्टेंट है, मतलब टी और आर का रेशियो जो है कांस्टेंट है। मतलब अगर कोई किसी भी चीज का तुम टी लेते हो, किसी चीज का तुम आर लेते हो, उसका रेशियो मतलब एक पर्टिकुलर प्लैनेट का तुमने टाइम पीरियड लिया, उसका रेडियस लिया, तो जो उसकी वैल्यू होगी वो किसी दूसरे प्लैनेट के टाइम पीरियड और रेडियस के बराबर ही आएगी। उनका रेशियो जो है हमेशा इस फॉर्मेट में सेम आने वाला है। तो अगर हम लोग सैटेलाइट छोटी सैटेलाइट ले रहे हैं तो टी स्मॉल, ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन आर स्मॉल इसका क्यूब वो बराबर होगा टी लार्ज के टाइम पीरियड के स्क्वायर के और टी आर लार्ज के क्यूब के स्क्वायर, ठीक है। ये इसके बराबर होगा, बोलो बात समझ में आई, ये इसके बराबर होने वाला है। तो ये दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कि अगर मान लो यहाँ पे तीसरी चीज होती है तो उसको उसके बराबर लिख देते हैं भाई टी जो भी थर्ड थिंग है उसका होल स्क्वायर अपॉन आर जो थर्ड थिंग है उसका होल क्यूब। ऐसा लिखते चले जाओगे क्योंकि भाई बोला गया कि जो भी रेशियो होगा टाइम पीरियड और रेडियस का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा हर एक प्लैनेट के, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कैसा भी हो। तो भाई एक हमारा सैटेलाइट एक हमारा ये, तो दोनों के लिए रेशियो तो कांस्टेंट आने वाला है, तो आएगा। और कांस्टेंट मतलब दोनों की वैल्यू जो होगी, अगर यहाँ 5 है तो उसके लिए भी 5 आएगा, तो अगर ये 5 के बराबर है ये भी 5 के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो टी स्मॉल को दिया हुआ है कितना 32 दिन दिया हुआ है, 32 दिन का होल स्क्वायर कर दो। आर हमको दिया हुआ है, आर दिया तो आर क्यूब हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें टी लार्ज पता है 256 है, 256 का होल स्क्वायर कर दो। हमें ये नहीं पता कि कितना होगा आर न्यू कितना होगा, हमें ये नहीं पता है आर एक्स का होल क्यूब, हमें ये नहीं पता है कितना होगा, ठीक है। तो इसको इधर कर देंगे क्या हो जाएगा आर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 256 का होल स्क्वायर अपॉन 32 का होल स्क्वायर इनटू आर का होल क्यूब। सॉल्व करोगे ठीक है, सॉल्व करना तो कर ही सकते हैं, देखो कैसे 256 से ले सकते हैं हम लोग 4 16 16 into 16 ले सकते हैं, 16 into 16 into 16 into 16 इसको ले सकते हैं, और 2 4 ठीक है, और 32 ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं हम लोग, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 8 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इनटू फिर से तो 3 2 5 5 10 10 ये हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा हमारा आर एक्स की वैल्यू वहां से इसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग कुछ पक्का क्यूब रूट वगैरह निकलेगा, ढंग से सॉल्व करो तो क्यूब रूट निकलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो 16 है तो 2 2 4 8 2 2 4 8 16 ये पूरा से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, फिर 2 4 एक और कट जाएगा 16, ठीक है। बचेगा वहां पे 2 2 4 4 से ये कट जाएगा, एक ये कट जाएगा, ठीक है। 4 से 16 जो 64 आ गया, 64 आ गया, 64 जो है शायद किसी ना किसी का परफेक्ट 4 का तो परफेक्ट क्यूब बन रहा है, तो 4 का परफेक्ट क्यूब बन गया इनटू ये r क्यूब स्क्वायर हो गया। अब सॉल्व करेंगे, क्यूब है यहाँ पे तो r की वैल्यू कितनी आएगी, क्यूब हटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से क्यूब हो जाएगा, यहाँ से क्यूब हो जाएगा, तो 4r मतलब जो उसका रेडियस होगा कितना होगा उसके 4 गुने के बराबर होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। सो दिस इज द होल वे बाय व्हिच वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है आपको और भी मैं दे दूंगा, तो सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तीन ही फॉर्मूला है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, एक आपको टाइम पीरियड वाला का रेशियो याद रखना है, ठीक है। और उस तरह के एडजस्टमेंट वाला सवाल जो मैंने कहा कि फोर्स बढ़ा दिया गया, मास बढ़ा दिया गया तो फोर्स पे कैसा पड़ेगा, डिस्टेंस बढ़ा दी तो फोर्स पर क्या पड़ेगा, उस
बहुत सारे सवाल आते रहते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो इतना कर लीजिएगा प्रैक्टिस, बाकी इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछता हूँ।